नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दंड यानी पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में अपराधों के लिए कौन कौन से दंड का प्रावधान है, इसको हम जानेंगे। यह बताया गया है बीएनएस के अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 में। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों धारा 4 है। धारा 4 दंड के बारे में बताती है। तो अपराधी इस संहिता के उपबंधों, दोस्तों उपबंध है यानी प्रोविजंस, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन निम्न दंडों से दायी है। ठीक है, तो धारा 4 में दंड बताए गए हैं, कौन कौन से दंड का प्रावधान है इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले है मृत्यु दंड यानी डेथ पेनल्टी। दूसरा है आजीवन कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तीसरा है कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट। अब कारावास में भी दो प्रकार का कारावास बताया गया है इसमें। एक है कठोर कारावास जिसे बोलते हैं रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, और दूसरा है साधारण कारावास यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। आगे है संपत्ति की जब्ती यानी फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, जुर्माना, फाइन और सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस। तो दोस्तों ये 6 प्रकार के दंड बताए गए हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के अनुसार। सबसे पहले डेथ पेनल्टी मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, और कारावास में भी दोस्तों कठोर कारावास या साधारण कारावास 3 हो गए। चौथा है इसमें संपत्ति की जब्ती फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा है फाइन यानी जुर्माना, और छठवा है दोस्तों इसमें सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस। दोस्तों जो ये सामुदायिक सेवा है यह नया दंड इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं इसमें कठोर कारावास यानी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। जैसा दोस्तों हमने अभी ऊपर देखा, कारावास भी 2 प्रकार का है, जिसमें एक है कठोर और एक है इसमें साधारण सिंपल। तो इसमें कठोर कारावास क्या है? कठोर कारावास वह दंड है जिसमें दोषी को कारावास के दौरान श्रम यानी हार्ड लेबर करना अनिवार्य होता है। जैसे हार्ड लेबर में क्या क्या आएगा या श्रम में क्या क्या आएगा? सफाई कार्य हो गया, बागवानी हो गया, पत्थर तोड़ना हो गया। तो यह सभी जो है कठोर कारावास के अंतर्गत दोषी को यह हार्ड लेबर करना पड़ता है। यह हो गया कठोर कारावास रिगरस इम्प्रिजनमेंट। दूसरा है दोस्तों इसमें साधारण कारावास सिंपल इम्प्रिजनमेंट। क्या होगा? साधारण कारावास वह दंड है जिसमें दोषी को जेल में रखा जाता है लेकिन श्रम यानी लेबर करना अनिवार्य नहीं होता। तो साधारण कारावास में दोस्तों दोषी को केवल जेल में रखा जाता है, जो अपराधी है उसे केवल जेल में रखा जाता है, लेकिन उसे श्रम करना अनिवार्य नहीं होता, यानी उसे लेबर करना, कोई भी काम करना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, तो यही अंतर है कठोर कारावास और साधारण कारावास में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 5। धारा 5 क्या है? दंडादेश का लघुकरण यानी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो दंड के आदेश जो मिला है उसका लघुकरण करना, जो भी दंड मिला है उसके लघुकरण के संबंध में बात करती है धारा 5। तो समुचित सरकार यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य कम कठोर दंड में लघुकरण कर सकती है। तो धारा 5 कहती है दोस्तों जो समुचित सरकार है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यह अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन यानी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की जो धारा 474 है उसके अनुसार किसी अन्य कम कठोर दंड में लघुकरण कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कठोर दंड मिला है तो जो सरकार है वह अपराधी की सम्मति के बिना जो ये बीएनएसएस की धारा 474 है इसके अनुसार उसे उस कठोर दंड को कम कठोर दंड में उसका लघुकरण कर सकती है। ठीक है, यह बताया गया धारा 5 में, यानी दंडादेश का लघुकरण कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। किसी भी अपराधी को जो दंड मिला है उसको कम कर देना। इसमें है जैसे क है इसमें जहां दंडादेश मृत्यु दंड का है
या ऐसा अपराध है जो यूनियन यानी संघ के विषय से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है, ऐसे मामलों में केंद्र सरकार दंड का लघुकरण करेगी। ठीक है दोस्तों, जहां दंडादेश मृत्युदंड है यानी जहां मृत्युदंड मिला है या ऐसा अपराध है जो संघ यानी जो केंद्र के विषय से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यपालिका यानी सेंट्रल की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह लागू होती है, ऐसे में केंद्र सरकार दंड का लघुकरण करेगी। ठीक है, इसमें ख भाग है, अन्य सभी मामलों में जहां अपराध संघ की जो कार्यपालिका है, जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है, उसके अंतर्गत नहीं आता, वहां राज्य सरकार समुचित सरकार होगी और दंडादेश के लघुकरण का अधिकार उसी को प्राप्त होगा। ऊपर दोस्तों जैसे दंडादेश यदि मृत्युदंड है या ऐसा अपराध है जो संघ के विषय से संबंधित है, यहाँ पे समुचित सरकार जो होगी वह केंद्र होगी, वह संघ होगा। ठीक है, उसकी कार्यपालिका शक्ति वहां पे लागू होती है। ऐसे मामलों में जो केंद्र सरकार है वही दंड का लघुकरण करेगी। बाकी अन्य सभी मामलों में जहां अपराध जो है संघ की कार्यपालिका यानी जो केंद्र है इसकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत नहीं आता, राज्य सरकार वहां पे समुचित सरकार होगी यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी और दंडादेश के लघुकरण का अधिकार उसी को प्राप्त होगा यानी राज्य को प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 6। धारा 6 क्या बोलती है? दंडावधि की भिन्न यानी फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो इसमें बताया गया है दंडावधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा जब तक कि अन्यथा उपबंधित ना हो। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, माना किसी अपराधी को आजीवन कारावास मिलेगा और वह सजा की आधी अवधि के बाद पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। कोई अपराधी है ए नाम का, उसे आजीवन कारावास मिल गया। अब वह इसमें यह बोला गया है कि वह सजा की आधी अवधि के बाद पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी गणना करने के लिए आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य माना गया है। तो गणना करने के लिए जैसे 20 वर्ष है, आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा। तो 20 वर्ष को आजीवन कारावास माना जाएगा तो इसकी आधी अवधि हो जाएगी 10 वर्ष। तो 10 वर्ष जब ये जेल काट लेगा, जब ये कारावास भोग लेगा, तो उसके बाद 10 साल बाद यह पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है धारा 6 का कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा जब तक कि अन्यथा उपबंधित ना हो। ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें ऊपर देखा था हमने। अब आजीवन कारावास 20 वर्ष गणना के लिए, जैसे ऊपर बताया गया है, दंडावधि की जो भिन्न है उनकी गणना करने के लिए आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना गया है। अब 20 वर्ष माना गया है, अब आधी अवधि 20/2 10 साल। 10 साल जब जेल काट ली किसी व्यक्ति ने और या 10 साल का जो कारावास वो भोग लिया है, उसके बाद वह 10 वर्ष बाद वह आवेदन कर सकता है। ठीक है, जैसा देखिए ऊपर इसमें दिया गया था, माना किसी अपराधी को आजीवन कारावास मिलेगा, वह सजा की आधी अवधि के बाद पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। अब आजीवन कारावास मिलेगा, आजीवन कारावास इस ए नाम के व्यक्ति को मिल गया। अब वह सजा की आधी अवधि के बाद, तो इसकी आधी अवधि कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर जो आजीवन कारावास है उसको 20 वर्ष माना गया है गणना के लिए। ठीक है, अब आजीवन कारावास 20 वर्ष हो गया गणना के लिए, आधी अवधि इसकी कितनी हो जाएगी? 20 की 10 हो जाएगी। जब 10 साल उसने जेल भोग ली या 10 साल का कारावास भोग लिया, तो उसके बाद मतलब 10 वर्ष बाद वह आवेदन कर सकता है पैरोल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दंडावधि की जो भिन्न है इनकी गणना करने के लिए जो आजीवन कारावास है उसे 20 वर्ष माना गया है। ठीक है दोस्तों, यही बताया गया है धारा 6 में। नेक्स्ट है धारा 7। धारा 7 क्या कहती है? दंडादेश यानी कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठोर या सादा हो सकेगा। तो धारा 7 दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में, कतिपय का मतलब होता है दोस्तों सर्टेन केस, सर्टेन,
और मामले हुए यहाँ पे केसेस। तो इम्प्रिजनमेंट के सर्टेन केसेस में जो कारावास है, जो इम्प्रिजनमेंट है, उसके सर्टेन केसेस में संपूर्ण कारावास, जो पूरा कारावास है, या उसका कोई भाग कठोर या सादा हो सकेगा, यह बताया गया है धारा 7 में। तो प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय सक्षम होगा कि दंडादेश में सजा सुनाते समय अदालत निर्दिष्ट करे कि पूरा कारावास कठोर होगा या पूरा सादा होगा, या कुछ भाग उसका कठोर होगा और शेष सादा होगा। तो ऐसे मामले जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय सक्षम होगा कि जो दंड का आदेश है उसमें सजा को सुनाते समय अदालत यह निर्दिष्ट करे कि यह बताए कि जो पूरा कारावास है वह कठोर होगा या पूरा सादा होगा, या कुछ भाग उसका कठोर होगा या शेष सादा होगा। यह बताया गया है धारा 7 में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, जैसे माना किसी अपराधी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई, तो सक्षम न्यायालय यह निर्दिष्ट कर सकती है कि 10 वर्ष कठोर होगा या 10 वर्ष सादा होगा, या 4 वर्ष उसमें से कठोर होगा, बाकी जो 6 वर्ष है वह सादा होगा। तो यह चीज़ बताई गई है धारा 7 में। किसी भी व्यक्ति को 10 साल की जेल हो गई दोस्तों, 10 साल की जेल की उसे सजा सुनाई गई, और सक्षम न्यायालय यह निर्दिष्ट करता है, यह बता देता है उसमें कि या तो पूरे 10 वर्ष का जो जेल या 10 वर्ष के जो उसको कारावास की सजा सुनाई गई है वह कठोर होगा, या पूरा 10 वर्ष का जो कारावास है वह सादा होगा यानी साधारण होगा, या उसमें से फिर 4 वर्ष कठोर होगा या 6 वर्ष सादा होगा। यह बताती है बीएनएस की धारा 7। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 8। धारा 8 क्या बताती है? जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व। तो जो जुर्माने की रकम है या जो जुर्माना है उसे देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व, यानी उसका उल्लंघन करना, उसका आदेश न मानना न्यायालय का। ठीक है, तो इसमें धारा 8 की उपधारा 1 क्या है? जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां जुर्माने की रकम का जिसके लिए अपराधी दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। तो जहां वह राशि अभिव्यक्त यानी बताई नहीं गई कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वह जुर्माने की रकम का जिसके लिए अपराधी दायी है, ठीक है, वह असीमित है यानी अनलिमिटेड है किंतु एक्सेसिव अत्यधिक नहीं होगी। यह बताती है धारा 8 की उपधारा 1। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसने एक छोटा सा नियम तोड़ दिया। अपराध बहुत छोटा है, परंतु अगर जज जो न्यायालय है यदि उस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा दे तो यह अत्यधिक यानी एक्सेसिव कहलाएगा, क्योंकि अपराध छोटा है और जुर्माने की रकम अत्यधिक है। तो यही बताती है धारा 8 की उपधारा 1। अगर दोस्तों कानून में लिखा है कि सिर्फ जुर्माने से दंडनीय होगा और उसमें जुर्माने का जिक्र नहीं किया है, उसमें जुर्माना अभिव्यक्त नहीं किया है कि कितना होगा, तो उस संबंध में जुर्माना असीमित होगा परंतु अत्यधिक नहीं। यही एग्जाम्पल बताता है उपधारा 1 को, जो धारा 8 की उपधारा 1 है, कि ए ने एक छोटा सा नियम तोड़ दिया, अपराध बहुत छोटा है, परंतु अगर जज उस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा दे तो यह अत्यधिक यानी एक्सेसिव कहलाएगा, क्योंकि अपराध तो बहुत छोटा है और जुर्माने की रकम अत्यधिक है। तो जुर्माना असीमित हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, परंतु एक्सेसिव यानी अत्यधिक नहीं होगा। यही बताती है उपधारा 1, जो धारा 8 की उपधारा 1 है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 8 की उपधारा 2। धारा 8 की उपधारा 2 क्या कहती है? किसी अपराध के प्रत्येक मामले में यदि किसी व्यक्ति को कारावास या केवल जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों की सजा दी गई और वह जुर्माना अदा नहीं करता, तो न्यायालय उसके बदले अमुक अवधि के लिए कारावास दे सकता है। यह कारावास उस अपराध की मुख्य सजा के अतिरिक्त होता है। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के मामले में कारावास
या केवल जुर्माना या फिर कारावास और जुर्माना दोनों की सजा दी गई और वह अपराधी जुर्माना अदा नहीं करता तो न्यायालय उसके बदले अमुक अवधि का मतलब है दोस्तों निश्चित समय, लेकिन बताया नहीं कितने समय के लिए। एक निश्चित समय के लिए कारावास दे सकता है, उसमें समय नहीं बताया गया है क्योंकि अमुक अवधि के लिए कारावास दे सकता है। और जो यह कारावास है उस अपराध की मुख्य सजा के अतिरिक्त होगा, यानी जो उसने अपराध किया है जिसके लिए उसे कारावास की सजा मिली है, इसके कारावास के अतिरिक्त उसे उस कारावास को भोगना पड़ेगा। ठीक है, यह बताती है धारा 8 की उपधारा 2। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 8 की उपधारा 3। यदि अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय जुर्माना न देने की वजह से अपराधी को जेल भेज सकती है। यदि अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, यानी किसी को कारावास के साथ साथ जुर्माने देने का दंड भी मिला है और वह जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है, यानी वह उल्लंघन करता है, उसका आदेश नहीं मानता, न्यायालय का जुर्माना नहीं देता, तो इस दशा में न्यायालय जो है, जो कोर्ट है, वह जुर्माना न देने की वजह से अपराधी को जेल भेज सकती है। लेकिन यह जो अतिरिक्त जेल है, जैसा हमने दोस्तों ऊपर देखा था कि जिस अपराध के लिए कारावास मिला है उसके अतिरिक्त यह कारावास दिया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जो यह अतिरिक्त जेल की अवधि है उस अपराध की जो अधिकतम सजा है उसकी 1/4 भाग से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों जैसे यदि किसी को 12 साल की सजा मिली है तो इसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 इसका करोगे तो 3 साल, तो 3 साल से अधिक उसे वह कारावास नहीं मिलेगी जब उसने जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया है, यानी उल्लंघन किया है। ठीक है, तो यह बताया गया है धारा 8 की उपधारा 3 में। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 8 की उपधारा 4। जुर्माना या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने पर अधिरोपित कारावास उसी प्रकार होगा जैसा उस अपराध के लिए विधि द्वारा अपराधी को दंडाधिष्ट किया जा सकता था। यानी जुर्माना, यदि कोई अपराधी जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडित है और वह उसका व्यतिक्रम करता है यानी उल्लंघन करता है, तो उस जुर्माना या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने पर अधिरोपित कारावास का मतलब है दोस्तों जो उस पर कारावास लगाया गया उसी प्रकार होगा जैसा उस अपराध के लिए कानून द्वारा यानी विधि द्वारा अपराधी को दंडाधिष्ट किया जा सकता था। ठीक है, यदि जुर्माना नहीं देता या सामुदायिक सेवा नहीं करता तो उस संबंध में जो उस पर अधिरोपित कारावास है, जो उस पर कारावास लगाया जाएगा, वह उसी प्रकार का होगा जैसा उस अपराध के लिए कानून द्वारा या विधि द्वारा अपराधी को दंडाधिष्ट किया जा सकता था। यह बताती है धारा 8 की उपधारा 4। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 8 की उपधारा 5 क्या कहती है? यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और आरोपी न जुर्माना देता है न सामुदायिक सेवा करता है तो कोर्ट उसे कारावास दे सकती है, लेकिन एक सीमित अवधि के लिए। ठीक है, जो निम्नलिखित अवधि की होगी। जब जुर्माने की रकम 5,000 से अधिक की न हो तब अधिकतम 2 महीने तक कारावास। यदि जुर्माने की रकम 10,000 से अधिक की नहीं है तब अधिकतम 4 महीने तक ही कारावास मिलेगा और किसी अन्य दशा में 1 वर्ष अधिकतम कारावास। ठीक है, तो यह बताती है धारा 8 की उपधारा 5। जैसा दोस्तों इसमें ऊपर भी लिखा गया है, जैसे ये धारा 8 की उपधारा 5 है, यदि अपराध जो है जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और आरोपी न जुर्माना देता है और न ही सामुदायिक सेवा करता है तो कोर्ट जो है, न्यायालय उसे कारावास दे सकती है, लेकिन सीमित अवधि के लिए। और इसमें यह अवधियां भी बताई गई हैं जो निम्नलिखित होगी। यदि जुर्माने की रकम दोस्तों 5,000 से अधिक की न हो तो तब अधिकतम 2 महीने तक ही कारावास दिया जा सकता है। यदि जुर्माने की रकम 10,000 से अधिक की न हो, 10,000 तक की हो, तो अधिकतम 4 महीने तक ही उसमें कारावास दिया जा सकता है और किसी अन्य दशा में केवल 1 वर्ष तक कारावास है, अधिकतम 1 वर्ष तक कारावास है। ठीक है, तो यह अवधि इसमें
बताई गई है, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, धारा 8 की उपधारा 6 क्या बताती है? जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित कर लिया जाए। ठीक है, तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, यानी जुर्माना देने में उल्लंघन करने में अधिरोपित कारावास है, जो उस पर कारावास लगाया गया है, वह तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाएगा या विधि की प्रक्रिया यानी कानूनी प्रक्रिया द्वारा उसे उद्गृहित कर लिया जाएगा, यानी वसूल लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका भाग है दोस्तों, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पहले जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाता है कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में जो नियत की गई कारावास की अवधि है उसका अवसान होने से पहले यदि जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाता है कि जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि थी जो भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, यह कहना चाह रहा है 1,000 रुपये जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में 4 मास के कारावास से दंडादेश किया गया। यानी ए नाम का कोई व्यक्ति है, इस पे 1,000 रुपये का जुर्माना था और इसने यह जुर्माना नहीं दिया, इसने व्यतिक्रम किया, तो इस कंडीशन में इस दशा में इसे 4 महीने की कारावास से दंडादेश किया गया। अब 4 महीने बराबर इसमें 1,000 रुपये, 4 महीने बराबर यहाँ पे 1,000 रुपये हो गए, मतलब 1 महीना निकालोगे तो 1 महीना 250 रुपये के बराबर हो गया। 4 से इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा 250 रुपये। अब पहली कंडीशन क्या कहती है? स्थिति 1, यदि व्यक्ति 2 महीने जेल काट चुका है, यदि व्यक्ति 2 महीने जेल काट चुका है तो 2 महीने जेल का मतलब हो गया दोस्तों 1 महीने का 250 रुपये, तो 2 महीने का 500 रुपये हो जाएगा। यदि व्यक्ति 2 महीने जेल काट चुका है तो 2 महीने 500 रुपये के बराबर होंगे। जब 1 महीना 250 रुपये के बराबर आ रहा था तो 2 महीना हो गया 500 रुपये के बराबर। अब 2 महीना 500 रुपये के बराबर आ गया। अब अगर वह 500 रुपये दे देता है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। अब 2 महीने की उसने दोस्तों जेल काट ली जो 500 रुपये के बराबर था, और अब अगर वह ऊपर से 500 रुपये और दे देता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका 1,000 रुपये पूरा वसूल लिया गया। 500 रुपये जो उसने 2 महीने की जेल काटी और 500 रुपये उसने पैसे जमा कर दिए, तो हो गए 1,000 रुपये जिसका उस पर जुर्माना लगा था। तो अब उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी दोस्तों इसमें कंडीशन है, इसमें दूसरी कंडीशन समझते हैं। अगर उसने 3 महीने जेल काट ली, 3 महीने अब 750 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने बराबर 250 था, तो 3 महीने 25 या 75, 750 हो जाएगा। 250 गुणा 3 कर दोगे 750 आ जाएगा। अब बचे 250 रुपये। अब अगर वह 250 रुपये दे देता है, 250 रुपये दे देता है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 महीने की जेल 750 रुपये के बराबर और ऊपर से वो 250 रुपये यदि दे देता है तो यह बन गए पूरे 1,000 रुपये जिसका उस पर जुर्माना लगा था। तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। यह कहने का मतलब था उस ख भाग का जो हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, तो यह है दोस्तों वह कंडीशन। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 8 की उपधारा 7 क्या कहती है? जुर्माना या उसका कोई बकाया भाग जो अदा नहीं किया गया दंडादेश यानी सजा दिए जाने के बाद 6 वर्ष के भीतर कभी भी वसूल किया जा सकता है। यदि अपराधी को उस दंडादेश के तहत 6 वर्ष से अधिक कारावास की सजा हुई है तो जुर्माना उस कारावास की अवधि समाप्त होने से पहले कभी भी वसूल किया जा सकता है। और अपराधी की मृत्यु हो जाने पर भी उसकी जो संपत्ति है, जो उसकी प्रॉपर्टी है,
इस दायित्व से मुक्त नहीं होती, यानी जो बकाया जुर्माना है उसकी संपत्ति से विधि कानून अनुसार वसूल लिया जा सकता है। तो धारा 8 की उपधारा 7 क्या कहती है? जुर्माना या उसका कोई भी बकाया भाग जो दिया नहीं गया और दंडादेश यानी सजा दिए जाने के बाद 6 वर्ष के भीतर कभी भी वसूल किया जा सकता है। यदि जुर्माने का कोई भाग नहीं दिया गया, वह बकाया है और सजा दिए जाने के बाद जो है वह 6 वर्ष के भीतर, 6 साल के भीतर कभी भी वसूल किया जा सकता है। यदि अपराधी को उस दंडादेश के तहत 6 वर्ष से अधिक कारावास की सजा हुई, यदि जो अपराधियों से 6 वर्ष से ज़्यादा की सजा हुई, तो जो जुर्माना है उस कारावास की अवधि खत्म होने से पहले कभी भी वसूल लिया जा सकता है। ठीक है। और अपराधी की मृत्यु हो जाए, यदि अपराधी की मृत्यु हो जाए तो उसकी जो संपत्ति है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, इस दायित्व से मुक्त नहीं होगी, यानी जो बकाया जुर्माना उस अपराधी ने देना था उसकी संपत्ति से विधि यानी कानून के अनुसार वसूल किया जा सकता है। यह बताती है धारा 8 की उपधारा 7। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब है धारा 9। धारा 9 क्या बताती है? कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। इसमें धारा 9 की उपधारा 1 है, यदि कोई अपराध ऐसे भागों से मिलकर बना है जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, तो आरोपी को उन भागों के लिए अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि पूरे संयुक्त अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई अपराध ऐसे भागों से मिलकर बना है जिसका कोई भाग स्वयं अपराध है, तो आरोपी को उन भागों के लिए अलग अलग से सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि जो संयुक्त अपराध है उसी के लिए सजा दी जाएगी। दूसरा है दोस्तों इसमें, जहां कोई एक ही कार्य यानी एक कोई ऐसा एक्ट ऐसा हो सकता है जो कानून की 2 या अधिक परिभाषाओं में अपराध बनता हो, या कई कार्य मिलकर अलग अलग अपराध बनाते हों, वहां आरोपी को उन अपराधों में से किसी एक के लिए जो अधिकतम दंड संभव है उससे ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा, यानी जो न्यायालय है अधिकतम सजा से ज़्यादा दंड नहीं दे सकती। ठीक है। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, धारा 9 में क्या बताया गया है? ए नाम का कोई व्यक्ति बी को लाठी से 50 प्रहार करता है। अब हर एक प्रहार अपने आप में चोट पहुंचाने का अपराध हो सकता है। अगर हर प्रहार के लिए अलग सजा दी जाए तो हर प्रहार पर 1 वर्ष की सजा यदि हो तो 50 प्रहार बराबर 50 वर्ष की सजा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक ही मारपीट की घटना है, इसलिए केवल संपूर्ण मारपीट के लिए एक ही सजा दी जाएगी। दोस्तों यदि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह बी नाम के व्यक्ति को लाठी मारता है, 50 प्रहार करता है इस पर लाठी के। अब हर प्रहार अपने आप में जो है चोट पहुंचाने का अपराध है, लेकिन यदि हर प्रहार के लिए अगर सजा इसमें 1 वर्ष मानी जाए तो क्या उस व्यक्ति को जो उसने 50 लाठियां मारी है उसके लिए 50 वर्ष की सजा तो नहीं दे सकते अलग अलग, तो इसीलिए यहाँ पे संपूर्ण मारपीट यानी एक ही सजा दी जाएगी संपूर्ण घटना के लिए, या जो भी संपूर्ण मारपीट हुई है। ठीक है, तो यह बताती है धारा 9। दूसरा है दोस्तों इसमें, दूसरी दोस्तों इसमें कंडीशन है, परंतु यदि ए बी को मार रहा है और एम बीच में रोकने आता है तो ए एम पर भी वार कर देता है। अब ए बी और एम, अब दोस्तों ए बी को मार रहा था, अब एम जो है बी को बचाने आया तो ए ने इसके भी डंडे से प्रहार कर दिया। अब यहाँ पर जो बी पर किया गया हमला है वह एक अपराध है और जो एम पर किया गया हमला है वो एक अलग अपराध है। अब जो ए बी पर हमला कर रहा है या जो ए बी को मार रहा है वो एक अलग अपराध हो गया, और ए ने जो एम को मारा वह एक अलग अपराध हो गया, क्योंकि एम पर हमला उस मूल मारपीट का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ए तो बी को मार रहा था, अब एम तो आया था बी को बचाने, तो ए ने एम को भी मार दिया, तो बी को चोट पहुंचाने के लिए अलग सजा होगी और एम पर जो हमला करने के लिए अलग सजा, ये दोनों दी जा सकती है।
तो ए को बी पर हमला करने के लिए भी सजा दी जा सकती है और ए ने जो एम पर हमला किया है उसके लिए भी इसको सजा दी जा सकती है, दोनों इसको सजा दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 10। धारा 10 क्या बताती है? कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है, यह डाउट है कि वह किस अपराध का दोषी है। तो कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है, जबकि निर्णय में यह बोला गया है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। तो यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह सिद्ध हो जाए कि वह निर्णय में वर्णित कई अपराधों में से किसी एक का दोषी है, लेकिन यह स्पष्ट न हो कि वह किस विशेष अपराध का दोषी है और उन अपराधों के लिए सजा अलग अलग हो, तो उसे उस अपराध के लिए दंड की दिया जाएगा जिसके लिए न्यूनतम यानी सबसे कम दंड निर्धारित है। ठीक है, तो दोस्तों इसके कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह सिद्ध हो जाए कि वह निर्णय में वर्णित, जो भी निर्णय दिया है उसमें जो वर्णित अपराध हैं उसमें से वह किसी एक अपराध का दोषी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस विशेष अपराध का दोषी है और उन अपराधों के लिए सजा अलग अलग हो, तो उस अपराध के लिए दंड, तो उसे उस अपराधी को उस अपराध के लिए दंड दिया जाएगा जिसमें सजा जो है न्यूनतम है, जो न्यूनतम यानी सबसे कम दंड से निर्धारित है। अब जैसे दोस्तों यदि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसने बी नाम के व्यक्ति को चोट पहुंचाई। अब इसने यह तो निश्चित है कि ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को चोट पहुंचाई। अब वह चोट साधारण थी या गंभीर चोट थी, यह सिद्ध नहीं हो पाया। तो इस संबंध में अब साधारण चोट के लिए जो न्यूनतम दंड है वह 1 वर्ष का कारावास है, और यदि गंभीर चोट है उसमें यदि न्यूनतम दंड का कारावास है वह 5 वर्ष का है। तो इस व्यक्ति को, जो ए नाम के व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वह जो सबसे कम दंड निर्धारित है वह दिया जाएगा, यानी इसको 1 वर्ष के लिए सजा दी जाएगी, जैसा कि इस धारा 10 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 11। धारा 11 क्या कहती है? यह एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के संबंध में बात करती है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जिसके लिए कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, तो न्यायालय दंडादेश में यह आदेश दे सकता है कि कारावास की अवधि में से कुछ भाग एकांत परिरोध में रखा जाए यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, जो कुल मिलाकर 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, यदि कोई व्यक्ति जिसके लिए जो कठोर कारावास है वह दिया जा सकता है, तो न्यायालय जो है दंडादेश में दंड देते समय यह आदेश दे सकता है कि जो कारावास है उसकी अवधि में से कुछ भाग एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, जो कुल मिलाकर 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। इसमें दोस्तों क्या क्या कंडीशन दी है आगे? यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 माह से अनधिक समय यानी 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए तुम उसको एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। यदि किसी को 6 महीने से अधिक की जेल नहीं हुई है तो उसे 1 माह से अधिक समय के लिए एकांत कारावास नहीं दिया जाएगा। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से अधिक नहीं है, यदि 6 से 1 वर्ष के बीच में है तो 2 माह से अनधिक समय यानी 2 मास तक ही उसे एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है, यदि कारावास 1 साल से ज़्यादा है, 1 वर्ष से अधिक है, तो 3 माह से अनधिक समय के लिए एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ शर्तें इसमें बता दी गई हैं, कुछ कंडीशंस इसमें रख दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 12। धारा 12 में क्या बताया गया है? एकांत परिरोध की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में
ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता। एकांत परिरोध की दो अवधियों के बीच उतना ही अंतर होना चाहिए जितनी अवधि का एकांत परिरोध दिया गया हो। ठीक है, यानी दोस्तों यदि किसी को एकांत परिरोध की सजा मिली है तो उसे किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध से सजा दी गई है तो उसे किसी भी दशा में 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते और एकांत परिरोध की दो अवधियों के बीच उतना ही अंतर होना चाहिए जितनी अवधि का एकांत परिरोध दिया गया हो। यानी दोस्तों यदि किसी को 7 दिन का एकांत परिरोध मिल गया तो उसमें फिर 7 दिन का गैप होगा, उसे फिर 7 दिन बाद उस चीज को एकांत परिरोध दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यदि कुल कारावास 3 महीने से अधिक है तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक महीने में 7 दिन से अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यदि किसी को 3 महीने से अधिक कारावास मिला है तो उस संपूर्ण कारावास में जो उसे जेल मिली है, जो उसे कारावास मिला है, उस संपूर्ण कारावास के किसी एक महीने में 7 दिन से अधिक एकांत परिरोध यानी 7 दिन से ज्यादा उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है दोस्तों। यदि किसी अपराधी को कुल कारावास 3 महीने से अधिक हुआ तब दिए गए जो संपूर्ण कारावास है इसके किसी एक महीने में यानी एक महीने में 7 दिन से अधिक एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 13। धारा 13 क्या बोलती है? पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों, कतिपय का मतलब दोस्तों सर्टेन होता है, कुछ निश्चित, तो कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड का मतलब होता है दोस्तों एनहांस्ड पनिशमेंट, यानी किसी चीज को बढ़ाकर देना उसको। ठीक है, तो जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता यानी BNS के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए पूर्व में दोष सिद्ध हो चुका है और वह पुनः वैसा ही अपराध करता है, वह वर्धित दंड यानी एनहांस्ड पनिशमेंट का भागी होगा, जो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता यानी BNS के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए पूर्व में दोष सिद्ध हो चुका है और वह पुनः वैसा ही अपराध करता है तो वह वर्धित दंड का भागी होगा, यानी उसे बढ़ के दंड दिया जाएगा, उसे बढ़ा के दंड दिया जाएगा, जो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, यानी दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को चोरी के मामले में उसे पहले 3 वर्ष की सजा हो गई है, ठीक है, और यदि वह फिर से वही अपराध दोबारा करता है तो दोस्तों उसे जो है बढ़ा के दंड दिया जा सकता है। यहीं पर इसकी बात कर रहा है, यदि उसे चोरी के मामले में पहले ही उसे सजा मिल गई 3 वर्ष की और फिर से वही व्यक्ति उस अपराध को दोबारा करता है तो उसे बढ़ा के दंड दिया जा सकता है। इस संबंध में बात करती है धारा 13। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था दंड और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।